स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। हमारी जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लेक्चर्स की एक सीरीज चल रही है, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। देखिए, जब भी हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इसका मतलब है कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो डील किसके साथ करता है या अप्लाइड किसके ऊपर होगा, या जो राइट एंड ऑब्लिगेशंस थ्रू पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अराइज हो रही हैं वो किन के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। तो देखिए, पहले हम एक जनरल कर लेते हैं कि क्या जो करंट सिचुएशन है, कि देखिए एक तो स्टेट्स हैं और स्टेट्स को हम क्या बोल रहे हैं, कंट्रीज, जो हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इधर हमारे हम पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है, या पर्सन, या जिसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं, कोई भी इंडिविजुअल। जब हम इस पर्सन की बात करते हैं तो ये दो तरह के पर्सन हो सकते हैं। इट मे बी द नेचुरल पर्सन, मतलब के ह्यूमन बींग्स, और इट मे बी आर्टिफिशियल पर्सन, और इस आर्टिफिशियल पर्सन को ही हम ज्यूरिस्टिक पर्सनल भी बोलते हैं, और कह सकते हैं ना, और ज्यूरिस्टिक पर्सन या पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी क्लासिफिकेशन है जो हम मानते हैं अब करंट सिनेरियो में या मॉडर्न पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में ये सभी सब्जेक्ट्स हैं ऑफ द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। लेकिन ऐसा अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ऐसा नहीं था। सर्टन थ्योरीज आर देयर, ठीक है, थ्योरीज हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स। देखिए, जो स्टार्टिंग में एक फर्स्ट थ्योरी आई वो रियलिस्ट थ्योरी थी, ठीक है। अब जो रियलिस्ट थ्योरी थी उसका ये मानना था, जो प्रोपाउंडर्स थे उनका ये मानना था कि स्टेट्स आर द सोल सब्जेक्ट्स विच कम अंडर द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। उनका ये मानना था कि जो स्टेट है वो सोवरन पावर है, वो ही राइट एंड लायबिलिटीज डिसाइड करती है बाय मेकिंग द लॉज, कि उसके अंडर आने वाले जो पर्सन्स हैं या जो कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते एक स्टेट के बिना। तो जो मेन सब्जेक्ट है ना वो तो स्टेट ओनली ही है। मतलब उनके प्रोपाउंडर्स ये मान रहे थे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के साथ डायरेक्ट दूसरे कंट्रीज के साथ डील करने में स्टेट जो है ना वो सुप्रीम सब्जेक्ट है। बाकी की जो भी चीज़ है वो सब आती हैं स्टेट के कंट्रोल में, यानी स्टेट बना देगी उनके लिए राइट एंड लायबिलिटीज़। और अगर स्टेट किसी की पर्सनैलिटी को वैनिश आउट करना चाहे, किसी राइट को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर स्टेट उसको कोई लाइसेंस नहीं देगा, स्टेट अगर उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए परमिट ही नहीं करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वैनिश आउट हो जाएगी, दैट कैन नॉट रन। तो प्रोपाउंडर्स का मानना था कि जो रियलिस्ट थ्योरी है ना वो ये कहती है कि भाई जो एक एंटिटी है ना वो स्टेट ही है जो ओनली सब्जेक्ट है अंडर द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट सो। ये बिल्कुल एंशियंट व्यू था और ऑर्थोडॉक्स व्यू भी कह सकते हैं। उसके बाद क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारे जो जूरिस्ट थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज करा, जैसे कैल्सन ने बोला। दूसरी थ्योरी आई, दैट इज फिक्शनल थ्योरी। अब ये जो फिक्शनल थ्योरी थी इसका क्या मानना था, वाई फिक्शनल थ्योरी? फिक्शनल थ्योरी का ये मानना था कि अगर हम फिक्शनली ये मान लें कि स्टेट जो है, मान लेते हैं कि स्टेट, जो रियलिस्ट थ्योरी कह रही है स्टेट सुप्रीम पावर है, बट स्टेट क्या है? स्टेट की कोई सोल नहीं है, कोई बॉडी नहीं है। स्टेट क्या है? स्टेट एक ग्रुप ऑफ पीपल है अगेंस्ट मतलब ऑल द ओड्स की आप ये मान लो सभी कंट्री हैं, पर कंट्री एक एंटिटी है, बट व्हाट कंट्री इज इटसेल्फ? नथिंग विदाउट द पीपल और सम ऑर्गेनाइजेशन और सम इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने कहा कि फिक्शनली ये माना जाता है कि जो स्टेट है ना वो कंसिस्ट करती है इन पर्सन्स है। तो अगर राइट एंड लायबिलिटीज हैं वो स्टेट की नहीं है, वो राइट एंड लायबिलिटीज भी किसको इम्पैक्ट कर रही हैं? उस स्टेट में रहने वाले पर्सन से, या जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उनको इम्पैक्ट कर रही है। तो हम ये मानेंगे, जैसे कैल्सन ने कहा कि हम ये मान लेते हैं फिक्शनली कि कोई भी राइट एंड लायबिलिटी जो पर्सन्स है ना वही जो प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट होती है ना, तो एक्चुअली तो राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल ही माना जाएगा। लेकिन ये जो थ्योरीज थी ना ये एक्सट्रीम व्यू को वो कर रही थी। एक थ्योरी ये कहती है स्टेट इज द ओनली एंटिटी दैट कम अंडर द सब्जेक्ट,
कि वही एक सब्जेक्ट है जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ डील कर रहा है। दूसरी थ्योरी बिल्कुल उसके एक्सट्रीम क्या कह रही थी कि नो, सब्जेक्ट इज नथिंग without the persons living there. तो persons are the main entities that are treated as subject under the public international law. तो इन दो एक्सट्रीम व्यूज के बीच में एक तीसरी थ्योरी हमारी आई, दैट इज फंक्शनल थ्योरी। अब फंक्शनल थ्योरी क्या कहती है कि बोथ आर करेक्ट, कि ऐसा नहीं है स्टेट कुछ नहीं है। भाई स्टेट भी एक चीज़ है, स्टेटहुड क्योंकि एक पॉलिटिकल एंटिटी है। अगर कुछ लोग हैं एक स्टेट के विद इन में रहते हैं तो उन लोगों के राइट एंड लाइबिलिटीज, उन दोनों का लेना देना जो है वो अदर कंट्रीज के साथ वैसे ही होगा ना जैसे वो स्टेट उनके साथ ट्रीटीज करेगी, कन्वेंशन करेगी, अपने म्यूनिसिपल लॉ बनाएगी। इंटरनेशनल लॉज को कैसे अप्लाई करना है ये डिसाइड करने वाली सॉवरन बॉडी स्टेट होती है। लेकिन ये जो स्टेट है इन लॉज को जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो वो नेगेट नहीं कर सकती कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेचुरल पर्सन हैं, ज्यूरिस्टिक पर्सन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एमएनसीज हो सकती है, कंपनियां हैं जो डील कर रही हैं, एक कंपनी है एक कंट्री के साथ डील कर रही है और उनका डिस्प्यूट हो जाता है रिगार्डिंग सर्टन, तो वो जो डिस्प्यूट है अगर वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की नेचर का है तो वो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, वो कंपनी इटसेल्फ कैन claim any right or can ask for the liability to be imposed on the country or some other organization। तो इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम्पल हैं, हमारा यूनाइटेड नेशंस है, अब आज के दिन यूएन है या जो सिक्योरिटी काउंसिल है या फिर जो हमारे डिफरेंट यूरोपियन यूनियन टाइप यूनियंस बनी, ये इंस्टीट्यूशन है ना जो कंट्रीज मिलके अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO है, WTO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एंड देयर आर ए लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जैसे रेड क्रॉस है, अब ये पूरे वर्ल्ड में अपने जो ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स की इस्टेब्लिशमेंट के लिए या जो नेचुरल कालमिटीज़ हो गई या जो मैन मेड कालमिटीज़ हो गई, वार्स वगैरह, उनमें रेड क्रॉस का जो वर्किंग है वो एक बहुत ही एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन बनाता है कि वर्ल्ड एट लार्ज में ये लोगों के बेनिफिट्स के लिए काम कर रही है। तो कल को ये ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई अपना राइट क्लेम करती है अंडर द पब्लिक इंटरनेशनल, इट कैन, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है अंडर द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो जो मॉडर्न लॉ है ना, या यूँ कह लो कि जो हमने थ्योरीज पढ़ी है ना स्टार्टिंग से ही, कि ये सिर्फ स्टेट्स का मामला नहीं है, स्टेट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है, बट ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टैंड रखती हैं। और नेचुरल पर्सन की जब बात करें, जब भी कोई क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कोई क्राइम कमिट हो जाता है इन नेचुरल पर्सनस के अगेंस्ट, या इनको कोई राइट क्लेम करना है किसी कंट्री के, जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम है जिनको हम फ्यूगेटिव्स कहते हैं। अब कोई पर्सन क्राइम करके दूसरे देश में भाग गया या किसी दूसरे देश का क्रिमिनल यहाँ क्राइम कर गया, तो क्या हमारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस हो जाएंगी? ये हम स्टेट जुडिक्शन के टॉपिक में भी हम पढ़ लेंगे अभी आगे कि जुरिस्डिक्शन कहाँ तक एक्सटेंड होती है। तो जो नॉर्मल पर्सनस के राइट है, जैसे असाइलम है, किसी को सिक करना है, रिफ्यूजेज हैं, तो ये एक सर्टन क्लास ऑफ नेचुरल पर्सन है ना जिनके अपने राइट्स हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, प्रोहिबिशंस हैं, इनहिबिशंस हैं। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में अगर ये कोई भी इस तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर एंड दे कैन ऑल्सो प्रोसिक्यूटेड फॉर, कि इनके ऊपर लाइबिलिटी भी इम्पोज हो जाएगी। इसमें जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1996 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एडवाइजरी ओपिनियन सीक करने के लिए केस फाइल करा था। एंड ये जो एडवाइजरी ओपिनियन थी किस रिगार्ड थी, कि इन्होंने एडवाइजरी ओपिनियन सीक करी थी रिगार्डिंग द यूज बाय द स्टेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो वो ये कह रहे थे क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हेल्थ हैजार्ड्स का पता है, तो ये भी ये चाहते थे ना कि हम ये एडवाइजरी ओपिनियन चाह रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि जो बार बार न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की धमकियां दी जाती हैं, तो इस न्यूक्लियर वेपन का जो यूज़ है ना आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में नहीं करा जाना चाहिए। तो क्या इसके लिए कोई एडवाइजरी ओपिनियन है? तो ये एट लेंथ डिस्कस हुआ था। तो इसका मतलब है कि देखो ये ऑर्गेनाइजेशन भी गई ना अगेंस्ट all of the countries regarding the use of or a particular state who keep on
थ्रेटनिंग अदर कंट्रीज और अदर कम्युनिटीज़ कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। तो WHO, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा था कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दो ये स्टेट के मैटर हैं मगर ये एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये एज ए सब्जेक्ट कैन आस्क फॉर एनी राइट एंड कैन आस्क फॉर द लाइबिलिटी टू बी इम्पोज ऑन द अदर पार्टी। तो ये कर सकती, इनका ये स्टैंड है। इसी के उसमें हम ये भी बात करते हैं, जैसे कि जो हमने 3 थ्योरी करी, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है जिसको हम एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि ये जो स्टेट्स हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक है ओरिजिनल पर्सनैलिटी, क्योंकि कुछ जो जूरिस्ट थे उनका ये मानना था, और एक है डेरिवेटिव पर्सनैलिटीज या डेरिवेटिव, या हम डेराइव्ड कह सकते हैं, बट रेदर डेरिवेटिव ही ठीक है, डेरिवेटिव पर्सनैलिटी। अब इसका मतलब क्या है? देखो, स्टेट है ओरिजिनल पर्सनैलिटी, इस जो फिलॉसफी है उसके पीछे एक जो वैलिड पॉइंट है वो ये है कि देखो, कोई भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस रब कर दिया, वो मैं दोबारा लिख देती हूँ भाई, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है, या जो नेचुरल पर्सन है, या जो ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटीज़ हैं, या जो आर्म ऑफ अदर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो सारे हैं ना, बाकी के ये सारे, यानी स्टेट ओरिजिनल पर्सनैलिटी है। कोई भी रूल, लॉ, कोई भी पब्लिक इंटरनेशनल का जो भी रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है विद अदर कंट्रीज़, वो काम है स्टेट का। इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे ऐसा कोई सेटअप या ऐसा कोई लॉ या ऐसी कोई ट्रीटी या कन्वेंशन का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बन सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी के हैं ना, ये सब डेराइव्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनको हम डेरिवेटिव या डेराइव्ड पर्सनैलिटी कह सकते हैं। और ये डेराइव कहाँ से हो रही हैं? ओरिजिनल पर्सनैलिटी से, यानी स्टेट में से ही निकल के ये सारे आ रहे हैं। तो एक व्यू ये भी है कि दीज आर द डेराइव्ड या यू कैन से डेरिवेटिव पर्सनैलिटीज़ हैं ये, जो कि डेरिवेट हो रही हैं फ्रॉम द ओरिजिनल पर्सनैलिटी। तो अगर हम मॉडर्न व्यू की बात करें, और ये चाहे हम ओरिजिनल या डेरिवेटिव की बात कर लें, या जो हमने थ्योरीज करी हैं उनकी बात कर लें, तो टोटल मिला के जो करंट सिनेरियो हो उसमें जो लिस्ट है ये कन्फाइंड नहीं है टू स्टेट्स ओनली। ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दे आर गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, NGOs हैं बड़े बड़े, जैसे एमिनिटी इंटरनेशनल है, रेड क्रॉस का मैंने एग्जांपल बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड बहुत सारी ऐसी वो हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एट लार्ज स्केल, एट वर्ल्ड लेवल पे वर्क कर रही हैं। तो उनकी जो ओपिनियन है, उनका जो वर्किंग है, वो जो राइट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जैसे कहीं पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो बड़ी जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये दे कैन प्रोसीड टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशंस में ये अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, या डिफरेंट फोरम पे इनकी बात को रखा जाता है, या ये किसी कंट्रीज़ के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोर्ट में जा सकती हैं कि वो पर्टिकुलर कंट्री में, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट या एट जनरल ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, तो राइट को एस्टैब्लिश करा जाए। तो और पर्सन्स तो हैं ही, जो नेचुरल पर्सन है उनके अपने राइट्स हैं। तो जितने भी, और वैसे भी ये हमने डिफरेंस में भी पढ़ा है कि पब्लिक इंटरनेशनल और प्राइवेट इंटरनेशनल में एक डिफरेंस मेन ये भी है कि पब्लिक इंटरनेशनल ऑल द क्रिमिनल मैटर ऑफ नेचुरल पर्सन्स को डील करती है, यानी अगर कोई क्राइम का मामला है तो ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का डिस्प्यूट नहीं है, रैदर ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का डिस्प्यूट है। तो इन सारे राइट्स को लेकर के, लाइबिलिटीज़ को लेके ये पर्सनैलिटीज़ जो हमने करी हैं, जो कि सब्जेक्ट्स हैं अंडर द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन द करंट सिनेरियो, मतलब अब मॉडर्न लॉ में इनको रिकॉग्नाइज करा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कि हु आर द सब्जेक्ट्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जो हमने अभी करा। इफ़ एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, पोस्ट इन द कमेंट्स, एंड फर्दर वीडियो के लिए हम बाद में मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन गुड बाय डियर स्टूडेंट्स।